एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू जैस्लन फिजियो हेल्थ केयर गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फैराडे करंट्स। वन शॉट वीडियो होने वाली है, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब इसी वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि गैल्वेनिक क्या है, फैराडिक क्या है, और स्पेशली इन दोनों में कौन सी डिनरवेटेड मसल के लिए है, कौन सी इनरवेटेड मसल के लिए है। तो उसके लिए एक सिंपल सा निमोनिक टेक्निक देखते हैं कि आपको याद रखना है गर्लफ्रेंड। गर्ल से हो गया जी यानी कि गैल्वेनिक करंट, और फ्रेंड से हो गया एफ यानी कि फैराडिक करंट। अब याद रखना है डिनरवेटेड इनरवेटेड। तो इससे हमें पता चल गया कि जो गैल्वेनिक है वो डिनरवेटेड मसल्स के लिए यूज होता है, और जो फैराडिक है वो इनरवेटेड मसल्स के लिए यूज होता है। डिनरवेटेड मसल्स यानी कि ऐसी मसल्स जिनकी प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से मसल्स जो है वो हेल्दी नहीं है। और इनरवेटेड का मतलब है कि ऐसी मसल्स जिनकी प्रॉपर नर्व सप्लाई है, यानी कि नर्व सप्लाई उनकी इंटैक्ट है। उसके बाद क्या होता है, अब जाहिर सी बात है डिनरवेटेड मसल है तो उनको जगाने के लिए तो हमें ज्यादा देर तक करंट देना पड़ेगा ना। इसीलिए जो गैल्वेनिक करंट होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के करंट होता है, और जो फैराडिक करंट होता है क्योंकि वो हम हेल्दी मसल्स में यूज कर रहे हैं इसीलिए उनको जगाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, यानी कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के करंट्स होते हैं। तो समझ में आया ये डिफरेंस, गैल्वेनिक, फैराडिक, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, डिनरवेटेड एंड इनर वेटेड। अब बात हम करते हैं फैराडिक करंट्स की कि फैराडिक करंट्स क्या है। तो सबसे पहले तो फैराडिक करंट्स, गैल्वेनिक करंट, टेंस, ये सारे के सारे जो है ये लो फ्रिक्वेंसी करंट्स के अंडर आते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बड़ी ही कम होती है। जैसे कि फैराडिक करंट की फ्रिक्वेंसी है 30 to 100 हर्ट्ज, बहुत कम है। क्योंकि हमने अल्ट्रासाउंड की पढ़ी थी तो उसकी तो 1 मेगा हर्ट्ज टू 3 मेगा हर्ट्ज होती है, यानी कि मेगा हर्ट्ज में है उसकी कितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी है। लेकिन इनकी सिर्फ हर्ट्ज में होती है, और वो भी 30 to 100 हर्ट्ज। इसीलिए ये जो है ये एक लो फ्रिक्वेंसी करंट है। उसके बाद इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो भी शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये हम यूज करते हैं इनरवेटेड मसल्स में, यानी कि हेल्दी मसल्स में। तो इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, 0.1 से लेके 1 मिली सेकेंड, यानी कि 1 मिली सेकेंड से भी कम, और 1 मिली सेकेंड तक इनकी जो होती है वो ड्यूरेशन होती है। अब ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है। हमें पता है एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो ये जो फैराडिक करंट्स होते हैं ये इंटरप्टेड डीसी करंट होता है। अब देखो, एक होता है कॉन्टिन्यूअस करंट, एक होता है इंटरप्टेड करंट या फिर पल्स करंट। तो यहाँ पे ये इंटरप्टेड है। इंटरप्टेड का मतलब क्या है कि जो करंट है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा है, वो कभी आ रहा है फिर ऑफ चल जा रहा है, फिर ऑन हो जा रहा है, आ रहा है फिर ऑफ चल जा रहा है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि करंट आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो यहाँ पे करंट कॉन्टिन्यूअस नहीं आता बल्कि पल्स फॉर्म में आता है, इसीलिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन के इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है। उसके बाद क्या होता है कि पहले जो फैराडिक करंट हम यूज करते थे, यानी कि जो फैराडिक कॉइल से जो करंट प्रोड्यूस होता था फैराडिक करंट, वो कुछ इस तरीके का दिखता था, जिसमें कि आप देख सकते हो एक ये फेज है और एक ये दूसरा फेज है, और दोनों ही फेज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, यानी कि सिमिलर नहीं थे। यानी कि ये बायफेजिक था और एसिमेट्री था, और इसमें एक पॉजिटिव पोर्शन था, ये बेस लाइन है हमारी, इसके ऊपर जो है ये पॉजिटिव पोर्शन है, इसके नीचे जो है वो नेगेटिव पोर्शन है। एक्स एक्सिस पे हमारा हो गया टाइम, और वाई एक्सिस पे हमारी है इंटेंसिटी। अब क्योंकि हमें इसमें दो फेज मिलते थे, तो देखो इन दोनों फेजेस में क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें पॉजिटिव वाले की, तो इसका जो ये ड्यूरेशन है, ये जो टाइम है, ये बड़ा ही शॉर्ट है, और इस वाले का जो ड्यूरेशन है आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है। देखो कितना ज्यादा बड़ा है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, इस वाले का जो एम्पलीट्यूड है वो देखो कितना ज्यादा बड़ा है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि इस बेस लाइन से इसकी चोटी यानी कि पीक, इसका डिस्टेंस, दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना बड़ा है और इसका एम्पलीट्यूड कितना छोटा है। और तीसरी चीज ये है कि इसके हाईएस्ट जो पॉइंट है वो एक पीक की तरह है, यानी कि स्पाइक फॉर्म में है, जबकि इसका ये स्पाइक ना होके कर्व है। क्या है? कर्व है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, यानी कि एसिमेट्री है। पर अगर हम फैराडिक करंट्स की बात करें तो फैराडिक करंट्स में तो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन ही चाहिए, यानी कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ यही शॉर्ट ड्यूरेशन वाला कंपोनेंट चाहिए। इसीलिए जब और एडवांसमेंट हुई और जब स्टडीज हुई
तो अब फाइनली जो हम फैराडे करंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर से, जिसमें कि एक मल्टी वाइब्रेटरी सर्किट होता है और वो सर्किट हमारा फैराडे करंट को प्रोड्यूस करता है। ये जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर है ये बिल्कुल वही पैरामीटर्स पे हमें फैराडे करंट्स देता है जो कि हमें चाहिए। पहला, फैराडे करंट शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए, तो ये हमें शॉर्ट ड्यूरेशन का ही करंट देता है, पास हो गया। उसके बाद ये स्टिमुलेटर जो है वो हमें फ्रीक्वेंसी भी 30 to 100 हर्ट्ज के बीच ही देता है, ये भी पास हो गया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या करता है, इंटरप्टेड करंट ना देकर के कॉन्टिन्यूअस करंट देता है, और हमें तो इंटरप्टेड करंट चाहिए, पर ये तो कॉन्टिन्यूअस करंट दे रहा है, यानी कि इसमें करंट आया जा रहा है, कोई बीच में इंटरवल ही नहीं है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, फिर इसमें सर्जिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें सर्जिंग करते हैं। सर्जिंग से क्या होता है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस करंट है हम इसमें इंटरप्शंस डाल देते हैं। इंटरप्शंस डालने की वजह से क्या होता है कि इसमें गैप आ जाता है और कॉन्टिन्यूअस करंट जो था वो अब इंटरप्टेड करंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस करंट आ रहा था इस स्टिमुलेटर की स्टार्टिंग में, उसको हमने अपनी नीड के हिसाब से फैराडे कैसे बनाया, सर्जिंग करके, यानी कि उस कॉन्टिन्यूअस करंट में इंटरप्शंस डाल करके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमने कॉन्टिन्यूअस करंट ही क्यों यूज नहीं करा, हमने उसको सर्जिंग करके इंटरप्ट क्यों बनाया। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है, क्योंकि देखो अगर हमें पता है अगर कॉन्टिन्यूअस करंट आएगा, ठीक है, सपोज ये कॉन्टिन्यूअस करंट आ रहा है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई रेस्ट पीरियड नहीं है, और हमें पता है कि जो फैराडे करंट है एक तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट है और दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, यानी कि एक सेकंड में जो करंट की इंपल्सेस आएंगी वो कॉन्टिन्यूअस आएंगी और बहुत ज्यादा आएंगी, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट ही होता रहेगा। ठीक है, उसको रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई रेस्ट पीरियड है ही नहीं, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल मसल का कॉन्ट्रैक्शन ना होके यहाँ पे टिटनिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। टिटनिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि मसल बस कॉन्ट्रैक्ट ही हुए जा रही है और वो रिलैक्स हो ही नहीं रही है, क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूअस करंट मिल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, मसल फटीगनेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हम इंटरप्शंस डाल देते हैं और इस करंट को जो है वो कॉन्टिन्यूअस से हम इंटरप्टेड बना लेते हैं। तो अब होता क्या है कि कुछ देर के लिए करंट जाएगा फिर नहीं जाएगा, तो जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक आराम से मसल रिलैक्स हो जाएगी, फिर करंट जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब तक कोई करंट नहीं जाएगा रेस्ट पीरियड है तो मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमें एक नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको रिलैक्स भी होना है, अदरवाइज वो फटीग हो जाएगी। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस करंट ना दे करके, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो हम उसमें इंटरप्शन डाल के सर्जिंग कर देते हैं। अब जब हम सर्जिंग करते हैं और करंट जो है उसमें ऐसे रेस्ट पीरियड आ जाते हैं, तो अब सर्जिंग काफी टाइप्स की होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस वेव फॉर्म की सर्जिंग है, हम पे 4 सर्जिंग होती है, ट्रेपेजॉइड, ट्रायंगल, सॉ टूथ एंड रेक्टेंगल, जिसमें हर किसी का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि इसमें ट्रेपेजॉइड में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हमारा सबसे पहले धीरे 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 करके जो करंट है, जो इंपल्स है वो इंक्रीज हुआ, फिर एक टाइम तक वो एक ही चीज पे उसने मेंटेन किया एंड फिर वो धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज हुआ। ट्राइंगल में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि धीरे 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 करके करंट जो इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ही वो जो है डिक्रीज हुआ, यानी कि जो करंट की इंपल्सेस हैं। सॉ टूथ में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि वो धीरे 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 करके राइज होगा 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 एंड फिर सडनली फॉल करेगा। ठीक है, और रेक्टेंगल में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि वो एकदम से बढ़ेगा, फिर एक लेवल मेंटेन करेगा और फिर एकदम से अब्रप्टली नीचे भी गिर जाएगा। तो ये डिफरेंट वेव फॉर्म्स हमें सर्जिंग की मिलती है। इसके अलावा सर्जिंग में हम स्पेसिंग से भी करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इसमें देखो स्पेसिंग कम है, इसमें स्पेसिंग जो है वो इतनी ज्यादा हो जाती है। तो डिफरेंट तरीके से हम सर्जिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन वेव फॉर्म्स, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ठीक है, अलग अलग। अब है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब है कि जैसे ही हमने फैराडे करंट को पेशेंट पे अप्लाई करा तो बॉडी के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब आता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में। और थेरेप्यूटिक का मतलब होता है कि वो जो अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहे हैं वो किस हद तक हीलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, कंडीशंस को ट्रीट कर रहे हैं।
तो वो सब हमारा आता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट में। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में है मोटर नर्व स्टिमुलेशन, यानी कि फैराडे करंट अप्लाई करते ही मोटर नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, और हमें पता है कि जब मोटर नर्व स्टिमुलेट होगी तो यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड ऑल्सो जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि हम करंट की सर्जिंग भी कर देते हैं ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ हमें रिलैक्सेशन भी मिले और मसल जो है वो फटीग ना हो। दूसरा है हमारा सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन। अब क्योंकि ये जो फैराडिक करंट होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के करंट होते हैं, तो जैसे ही हम इसको पेशेंट में लगाते हैं पेशेंट को एक माइल्ड प्रिकिंग सा सेंसेशन फील होता है, और जैसे ही हम इलेक्ट्रोड को हटाते हैं तो वहां पे इरिदमा यानी कि रेडनेस भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहां की जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें रिफ्लेक्स वेजोडायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है और रेडनेस देखने के लिए मिलती है जो कि बड़ी ही माइल्ड रहती है। थर्ड हमारा है मसल कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। जैसे कि हमें पता है कि अब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कि मसल का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, मसल ज्यादा डिमांड करेगी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की, मसल उतना ही ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक पंपिंग एक्शन भी होगा, वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज रिटर्न भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जैसे कि अगर पेशेंट को स्वेलिंग वगैरह की कंडीशन है तो वो सब भी हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा इट रिड्यूसेस द पेन एंड स्वेलिंग। तो जैसे कि मैंने बताया अगर किसी पेशेंट को पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है तो हम क्या करते हैं उसमें फैराडे करंट को अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां का लिम्फेटिक और जो वीनस ड्रेनेज है वो इंक्रीज हो जाता है और सारा का सारा जो फ्लूइड है वो ड्रेन होकर के वहां से स्वेलिंग को हटा देता है। एंड लास्टली मैंने आपको बता दिया था कि ये डिनरवेटेड मसल्स में हम यूज नहीं करते, सिर्फ इनरवेटेड मसल्स में यूज करते हैं, और इसमें जो डेंजर होता है बर्निंग वगैरह का वो भी कम होता है क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के करंट है। तो अनलेस एंड अनटिल हम किसी पेशेंट को बहुत हाई इंटेंसिटी का करंट दे रहे हैं तब बर्निंग हो सकती है, अदरवाइज बर्निंग नहीं होती है। सो ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है कि वेजो डायलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सर्कुलेशन बढ़ रहा है, लिम्फेटिक एंड वेनस जो रिटर्न है वो बढ़ रहे हैं, जिससे ओवरऑल हीलिंग प्रमोट हो रही है एंड इवन जॉइंट की जो मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब हम बात करते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स की। सबसे पहला है एडिमा को रिड्यूस करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट है जो भी एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन है उस पर वर्क करता है। थर्ड है जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं होने देता, या फिर अगर है तो उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो कैसे जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर होगा, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी मसल्स की एंड जॉइंट मोबिलिटी अच्छी खासी रहेगी। फोर्थ इज इट रिड्यूसेस द मसल एट्रोफी। फिफ्थ इज इट रिड्यूसेस द मसल स्पाज्म। उसके बाद ये क्या क्या फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट करता है फ्रैक्चर हीलिंग को, फैसिलिटेट करता है टिश्यू हीलिंग को, मसल्स को रीएजुकेट करता है एंड ओवरऑल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे काम करता है। अब हम देखते हैं इंडिकेशन। सबसे पहला है फैसिलिटेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट बाय पेन। इस लाइन का ही मतलब है कि सपोज कोई पेशेंट है उसको फ्रैक्चर हुआ है या फिर कोई भी ट्रॉमा हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन है, और उस पेन के डर के कारण वो अपने पार्ट को मूव नहीं कर रहा है, अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट में मसल एट्रोफी ना हो जाए, मसल डिसयूज ना हो जाए, इसलिए स्टार्टिंग में हम फैराडे करंट को अप्लाई करते हैं ताकि फैराडे करंट मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवा सके और उस पर्टिकुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता रहे। उसके बाद क्या होता है कि जब हमें लगता है कि उस पेशेंट में अब अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन होने लग गया है और उसका पेन भी कम हो गया है, फिर हम फैराडे करंट देना बंद कर देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि फिर आप वॉलंटरी अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन अब करो, ठीक है, अब मशीन की जरूरत नहीं है। दूसरा है मसल रीएजुकेशन। बहुत टाइम से अगर मसल डिसयूज है, मसल को यूज नहीं किया है या मसल का ट्रांसप्लांट हुआ है जिसकी वजह से मसल बहुत टाइम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई है, तो ऐसे में भी हम फैराडे करंट अप्लाई करते हैं और मसल को रीएजुकेट कराते हैं और उसको बताते हैं कि भाई तेरा ये काम है। जैसे कि हम बाइसेप को बता रहे हैं कि तेरा काम एल्बो फ्लेक्शन करना है, या ट्राइसेप को बता रहे हैं कि तेरा काम एल्बो एक्सटेंशन करना है, यानी कि मसल को दोबारा से उसका काम बताते हैं, रीएजुकेट करते हैं। थर्ड है ट्रेनिंग द न्यू मसल एक्शन। सपोज किसी का टेंडन ट्रांसप्लांट हुआ है और अब जो उसका पुराना एक्शन था वो नहीं रहा, अब हमें उसे न्यू मसल एक्शन जो है वो बताना है, उसमें भी हम फैराडे करंट का स्टार्टिंग में यूज करते हैं और वो पर्टिकुलर मूवमेंट कराते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोड हम मसल बेलीज पे रखते हैं, मोटर पॉइंट्स पे रखते हैं, वो अभी हम इसके बाद देखने वाले हैं कि कैसे हम मोटर पॉइंट्स और मसल को स्टिमुलेट करा के मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। फिर है नर्व डैमेज। अब हमें पता है नर्व मसल को सप्लाई कर रही है, अगर नर्व डैमेज हो जाएगा यानी कि मसल का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो उस केस में भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हम जो है मशीन के थ्रू फैराडे करंट देके करते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड वीनस एंड ड्रेनेज।
ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे फैराडिक करंट को अप्लाई करने से लिम्फेटिक ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है और स्वेलिंग वगैरह की कंडीशन जो है वो कम हम कर देते हैं। नेक्स्ट इज लूजनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ अडहेशन। ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है, कहीं पे अडहेशंस अगर हुए हैं वहां पे फेरेटिक करंट अप्लाई करो, सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, वहां पे टिश्यू हीलिंग प्रमोट होगी, जॉइंट मोबिलिटी बढ़ेगी और जितने भी एडहेशंस थे वो बेसिकली मसल के कॉन्ट्रैक्शन होने से जो स्ट्रेचिंग हो रही है वो लूज होंगे और सारे वहां से एडहेशंस चले जाएंगे। लास्ट है हमारा फैराडिज्म अंडर प्रेशर, जिसको अभी हम एक प्रैक्टिकल फॉर्म में भी देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। उसके बाद हमारे आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किसी के भी लार्ज बड़े बड़े ओपन वुंड्स हैं वहां पे नहीं देना है, किसी को भी इन्फेक्शन या स्किन कंडीशन है, किसी को भी थ्रोम्बोसिस, डीवीटी की कंडीशन आपने देखी होंगी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन, उसमें भी फैराडिक करंट नहीं देना है। कोई भी मार्क्ड सेंसेशन लॉस, पेशेंट को अगर सेंसेशन लॉस है, सेंसेशन फील नहीं हो रहे हैं, तब नहीं देना है। इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में नहीं देना है। वेरी ओल्ड एंड इन्फेंट पेशेंट में नहीं देना है। मेटल या फिर कोई पेसमेकर, अगर किसी का कार्डियक पेसमेकर लगा है तो उसको एब्डोमेन, शोल्डर, थॉरिक्स, इन सब रीजन में फैराडिक करंट नहीं देना है, यानी कि प्रिकॉशंस मेंटेन करना है। उसके बाद कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में भी इसको नहीं देना है। फैराडिज्म अंडर प्रेशर का मेन एम रहता है एडिमा कंट्रोल। ये इंप्रूव करता है वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज को। सो लेट्स से पेशेंट का लोअर लिम्ब में एडिमा है, सबसे पहला कंपोनेंट हमने एलिवेशन पिलो लगा करके कर दिया। सेकंड, हम यहाँ पे ब्लैक जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो रखेंगे लोअर लिम्ब के लिए काफ मसल पे, और जो पैसिव इलेक्ट्रोड है वो हम रखेंगे सोल ऑफ फुट पे। एंड उसके बाद फिर ऐसे क्रीप बैंडेज लेकर के हम उसको फिगर ऑफ 8 में पूरा कवर कर देंगे, और जो बेसिकली हमारे एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रोड्स हैं वो इसी स्ट्रैप के नीचे रहेंगे। तो सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे ये जो क्रीप बैंडेज लगाने का है वो है कंप्रेशन। तो पिलो से हमें मिल गया एलिवेशन, उसके बाद क्रीप बैंडेज से हमने सेकंड कंपोनेंट यानी कि कंप्रेशन कर लिया, एंड थर्ड कंपोनेंट है हमारा स्टिमुलेशन, जो कि ऑफ कोर्स हम फैराडिक करंट को लगाने के बाद करेंगे। इसके बाद फैराडिक करंट से मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल स्टिमुलेशन होता है, एंड ऑल्सो हम पेशेंट को भी बोलते हैं कि आप मूवमेंट करो। नाउ लेट्स से पेशेंट के अपर लिम्ब में है जो एडिमा है एंड वहां पे हमें कंट्रोल करना है, तो सेम चीज है। सबसे पहले हम एक्टिव ब्लैक इलेक्ट्रोड जो है वो रखेंगे फ्रंट ऑफ द फोर आर्म पे, एंड यहाँ पे जो हम पैसिव इलेक्ट्रोड है वो रखते हैं हम पाम पे। उसके बाद वही क्रीप बैंडेज से हमें करना है कंप्रेशन, और इसको बांधने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं जो कि आप ईजिली यूट्यूब वीडियोज़ में देख सकते हो। एंड इसको अच्छे से कंप्रेशन के बाद इस तरीके से पिलो से हम एलिवेशन कर देंगे, और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होता है, यानी कि इसके 3 कंपोनेंट हैं, एलिवेशन, स्टिमुलेशन एंड कंप्रेशन। ऑल्सो बैंडेज को फोल्ड करते हुए ये रेड लाइन हमेशा कवर होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप कवर करते आगे बढ़ते हो। और यहाँ पे देखो कितना लूज है ये, सो दिस इज द रॉन्ग मेथड। ये कंप्रेशन के लिए हम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट इसको थोड़ा सा टाइट हमें बांधना है। दीज आर द सेटिंग फॉर द मशीन। अब हम देखेंगे फैराडिक करंट की टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि किन 2 तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है ग्रुप मसल स्टिमुलेटर, जिसमें हम क्या करते हैं, सारी ही जो मस्कुलर ग्रुप है उसको ऑल टुगेदर स्टिमुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रिसेप में हमारी रेक्टस फेमोरिस भी आती है, वास्टस लेटरालिस, मीडियालिस, इंटरमीडियालिस, ये सब आती है। तो अगर हम इन सब को एक साथ स्टिमुलेट कर रहे हैं तो दैट इज द ग्रुप मसल स्टिमुलेशन, जिसमें हम बेसिकली ये वाले इलेक्ट्रोड ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें कोई पर्टिकुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, स्टिमुलेट करवाना है, तो उसके लिए हम पेन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। एंड जो नेक्स्ट हमारा स्टिमुलेशन है दैट इज द मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन। हमें पता है कि जो नर्व है वो पर्टिकुलर मसल को सप्लाई कर रही है, तो उस पर्टिकुलर नर्व का एक पर्टिकुलर मोटर पॉइंट भी होता है मसल में, जो कि अभी हम देखेंगे। तो मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन हम कहां पे यूज में लेते हैं, जब हमें किसी एक पर्टिकुलर मसल को रीएजुकेट करना है या उसको ट्रेन करना है, उस केस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वाड्रिसेप में 4 मसल आती हैं, लेकिन अगर क्वाड्रिसेप लैग हो गया तो उसमें हम सिर्फ रेक्टस फेमोरिस मसल को पकड़ के उसके मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करवा रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स द एग्जांपल। अब क्या होता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ मसल्स, जैसे कि अपर लिम्ब की एक्सिलरी नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और
लोअर लिम्ब की फिमोरल नर्व एंड शार्टिक नर्व, तो इनके मोटर पॉइंट्स देखते हैं। हमें पता है एक्सिलरी नर्व हमारी इस तरीके से सप्लाई कर रही है। एक्सिलरी नर्व मेनली हमारी डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है। इसी वजह से एक्सिलरी नर्व का जो मोटर पॉइंट होते हैं वो एंटीरियर डेल्टॉइड, मिडिल डेल्टॉइड और पोस्टीरियर डेल्टॉइड, यानी कि ये 3 इसके मोटर पॉइंट होते हैं। अगर यहां पे हम स्टिमुलेशन देंगे तो अच्छे से हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। एंड यूजुअली मोटर पॉइंट जो होता है ना, वो किसी भी पर्टिकुलर मसल का जहां पे भी बेली सबसे ज्यादा है, यानी कि मसल बल्क सबसे ज्यादा है, उसी को ही माना जाता है, ठीक है, रफली। उसके बाद है मस्कुलोक्यूटेनियस। अब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो इस आर्म वाले पोर्शन में सप्लाई करती है, और हमें पता है यहाँ पे कौन सी मसल है, 3Bs, यानी कि बाइसेप, ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस। तो यही 3 इसके मोटर पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद फिमोरल नर्व। फिमोरल नर्व जो है वो फ्रंट ऑफ द थाई से पास करती है, इसीलिए जितनी भी क्वाड्रिसेप की मसल्स हैं, ठीक है, वास्टस मीडियालिस हो गई, वास्टस लेटरालिस हो गई, सार्टोरियस हो गए, रेक्टस फिमोरस हो गया, तो यही 4 इस पर्टिकुलर नर्व के क्या हो जाएंगे, मोटर पॉइंट हो जाएंगे। वहीं पे शार्टिक नर्व की अगर मैं बात करूं तो वो पीछे से जाती है, तो सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल, सेमी टेंडनोसिस मसल और हमारी जो होती है फिमोरिस, बाइसेप फिमोरिस मसल, ये 3 जो हो जाएंगी मसल, ये इसके मोटर पॉइंट्स हो जाएंगे।